अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम देखने लगे हैं कि जो हम वर्ड सुनते हैं बहुत ज़्यादा, द वर्ड मिस स्टेटमेंट इन ऑडिट, इसका क्या मतलब है और ये कितनी तरह के होते हैं। मिस स्टेटमेंट का जो सिंपल मीनिंग है, बेसिकली दे आर द प्रॉब्लम्स जो आपसे आइडेंटिफाई होती हैं ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, सो आपने ऑडिट किया और आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कुछ मसले आ गए हैं। ठीक है, उनको आप कहते हो मिस स्टेटमेंट, जिनको हम गलतियां भी कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स। ओके, सो लेट्स से आपने जब इन्वेंट्री को ऑडिट किया एंड वी नो कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि IAS 2 हमें बताता है कि हमने इन्वेंट्री को वैल्यू करना है किस पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। ऐसी है। अब लेट्स से कि मेरे पास इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है दैट इज मिलियंस में हम लिखते हैं 100, और जो NRV है दैट इज 80। सो मुझे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखना था। सो मेरे हिसाब से इनकी बुक्स में जो इन्वेंट्री शो होनी चाहिए, मेरे क्लाइंट की एफएस में जो इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्वेंट्री शो होनी चाहिए दैट शुड बी ऑन 80 मिलियन। लेकिन जब मैंने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा तो वहां पे जो इन्वेंट्री रिकॉर्डेड थी दैट वाज ऑन द वैल्यू ऑफ 100। इसका अब मुझे बताएं कि ये क्या है। दिस इज बेसिकली रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो गलती तो है, लेकिन एक इस तरह की गलती है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को या तो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, या फिर गलत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है या सिरे से फॉलो ही नहीं कर रहे, या फॉलो कर रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं। इस तरह के मिस स्टेटमेंट को, क्योंकि हमें इन्वेंट्री को 80 पे रखना चाहिए था, इन्होंने 100 पे रखा है, जो कि बहुत गलत है, जो कि हायर ऑफ कॉस्ट और NRV बनता है। इस तरह की मिस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट। तो जब भी आप वर्ड सुने फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट, इसका मतलब ये होता है कि किसी किस्म का ब्रीच हुआ है ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दिस इज क्लियरली द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये फर्स्ट टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट है। कुछ मिसस्टेटमेंट्स होती हैं जिसे हम कहते हैं जजमेंटल मिसस्टेटमेंट्स। सो योर सेकंड टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट्स इज जजमेंटल मिसस्टेटमेंट। ये क्या है? ये प्रॉब्लम्स तो हैं, मसले तो हैं, लेकिन किस वजह से हैं? दिस इज बेसिकली प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन जजमेंट। जजमेंट में मसला है। किन की जजमेंट में मसला है? देखिए, एक क्लाइंट की जजमेंट है और एक ऑडिटर की जजमेंट है, दोनों में फर्क है। और इस वजह से हम इस तरह के प्रॉब्लम को कह रहे हैं जजमेंटल मिसस्टेटमेंट। लेट्स से हम दोबारा से कंसीडर करते हैं एग्जांपल, मैं इन्वेंट्री की एग्जांपल ले रही हूँ, और ऑडिटर को लगता है कि इस इन्वेंट्री की जो लेट्स से नेट रियलाइजेबल वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी 70, और क्लाइंट की मैनेजमेंट को लगता है कि इसकी इन्वेंट्री की जो NRV है दैट इज फॉर एग्जांपल 100। अब मसला लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV का नहीं है, मसला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नहीं है, मसला क्लियरली जजमेंट में फर्क का है। इस जजमेंट में डिफरेंस की वजह से जो मसले आ रहे हैं दैट इज नोन टू बी एज जजमेंटल मिसस्टेटमेंट। The third type of misstatement that you will encounter during the audit is called projected misstatements. बच्चों, ये मिसस्टेटमेंट्स आप तब डील करते हो जब आपको पॉपुलेशन दी हो। सो लेट से आपको एक टोटल पॉपुलेशन बताई हुई है, हम ले लेते हैं परचेजेस की पॉपुलेशन, और आपके पास है 100 की पॉपुलेशन है, ठीक है, या 1000 की पॉपुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। और आपको एक मटीरियलिटी लेवल बता दिया हुआ है। लेट्स से क्लाइंट ने मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया हुआ है 5% ऑफ PBT लेके,
and this PBT की 5% of PBT is let's say for example $37. ठीक है, अब आपने करना है परचेजेस पे काम। आप 100% ट्रांजैक्शन को तो टेस्ट नहीं करते हो, आप इसमें से लेंगे सैंपल, इस पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल लेंगे। लेट्स से आपने सैंपल लिया है 500 का। अब इन 500 में फर्दर जब आपने काम किया तो आपको जो इसमें फर्दर मिस स्टेटमेंट्स मिली हैं, जो गलतियां मिली हैं, जो मसले मिले हैं, वो कितनी वैल्यू के मिले हैं? लेट्स से वो 30 के मिले हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है टू सी कि क्या ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं। आप क्या करोगे? आप इस 30 को क्या डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो 37 के साथ? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। द आंसर शुड बी नो। व्हाई? बिकॉज फिर जो 37 की मटीरियलिटी थी ना, ये फॉर 100% पॉपुलेशन के लिहाज से थी। ठीक है, आप अगर 100% पॉपुलेशन को टेस्ट करते, उसमें से मिस स्टेटमेंट्स निकलती और वो जितनी वैल्यू की होती है उसको आप डायरेक्टली 37 के साथ कंपेयर करके बताते कि ये मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल है या नहीं है। आपने काम 1000 पे नहीं किया, आपने 1000 की पॉपुलेशन में से 500 का यानी हाफ पे सैंपल लिया है और उस सैंपल को टेस्ट करके आपने मिस स्टेटमेंट्स निकाली है, जो कि दैट कम्स आउट टू बी 30। अब देखें, आप अगर इस 30 को कंपेयर करना शुरू हो जाएंगे 37 के साथ, जो कि 100% पॉपुलेशन की मटीरियलिटी थी, तो फिर तो कोई मिस स्टेटमेंट कभी भी मटीरियल होगी ही नहीं। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास सिचुएशन हो कि आपको 100% कंप्लीट पॉपुलेशन दी हुई है, आपने उसमें से सैंपल निकाला है, उसको आप टेस्ट कर रहे हो, उसमें से जो मिस स्टेटमेंट्स निकल रही हैं दैट कम्स आउट टू बी ऑफ अनदर अमाउंट, तो आप उसको जो आपने मटीरियलिटी लेवल डिसाइड किया हुआ था उसके साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। आपने पहले अपनी मटीरियलिटी को प्रोजेक्ट करना है टू द सैंपल लेवल, यानी आप कहोगे कि ओके मेरी 37 अमाउंट की मटीरियलिटी वाज फॉर 100% पॉपुलेशन विच वाज ऑफ 1000 और मुझे 500 के लिए चाहिए जिसको मैंने टेस्ट किया है, तो दैट कम्स आउट टू बी लेट्स से 18.5। अब मुझे इस 30 की वैल्यू की मिस स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है 18.5 से। सो फॉर श्योर 30 इज ग्रेटर देन 18.5। मेरे 500 की सैंपल के लिए यही मटीरियलिटी लेवल ऑफ 37 विल कम टू 18.5 और मेरी जो मिस स्टेटमेंट्स निकल रही हैं इसको मैं कंपेयर करूंगी इस प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट के साथ, सॉरी इस प्रोजेक्टेड मटीरियलिटी लेवल के साथ, और फिर मैं देखूंगी कि क्या इससे ग्रेटर है या लेस है। यहाँ पे 30 इज ग्रेटर देन 18.5 विच मीन्स कि ये मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो समटाइम्स आपको प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स निकाल के देखनी होती है, यानी आपने सैंपल पे काम कर रहे होते हो तो सैंपल्स में से निकलने वाली मिस स्टेटमेंट्स को आप उस मटीरियलिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो आपने 100% पॉपुलेशन के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। सो दीज वर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट्स दैट यू रीड इन F8 और यू कैन से AA एग्जाम। आई होप आपको समझ आई होगी एंड इट मेक्स योर कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू सो मच गाइज। अल्लाह हाफिज।